हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी और आज हमारा थर्ड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे 1920 से लेकर इनकी डेथ तक, मतलब 1945 तक। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह भारत को आजादी सुभाष चंद्र बोस जी के कारण मिली थी। हमारे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ICS का एग्जाम पास किया और फिर ICS की जॉब को लात मार दिया। क्या होता है कि 1920 में तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, लेकिन 1921 में भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन के बारे में जब पता चलता है उनको, और ये जानने के बाद वो आंदोलन में शामिल होने के लिए वापस भारत आ जाते हैं। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय कांग्रेस पार्टी एक प्रभावशाली अहिंसक संगठन बन गई थी। जब सुभाष चंद्र बोस जी असहयोग आंदोलन के लिए काम कर रहे थे, तब गांधी जी ने उन्हें चित्तरंजन दास के साथ काम करने के लिए कहा। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी एक युवा शिक्षक और बंगाल कांग्रेस स्वयं सेवकों के कमांडेंट बन गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में काम करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी कई बार जेल गए, लगभग 11 बार। 1927 में जब सुभाष चंद्र बोस को रिहा किया गया, उस समय उन्होंने स्वराज अखबार शुरू किया। बाद में उनको कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। आगे क्या होता है कि बताया जाता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन ये सही नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल अहिंसावादी थे और सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। क्या होता है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। भारत फाइनली बोल देता है कि अब हमें पूरी तरह आजादी चाहिए। उसके बाद सत्याग्रह, आंदोलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अरेस्ट, इन सब के बाद एक बम गिरता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम का। उसमें होता क्या है, ब्रिटिशर्स जो पार्शल इंडिपेंडेंस देते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि ठीक है, तुमको जो करना है करो, तुम इलेक्शन लड़ो, पूरी तरह आजादी चाहिए। तो ये जो आजादी मिली थी 1935 में इलेक्शन लड़ने की, इसमें कांग्रेस लड़ती है और जीतती भी है। 1935 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स को निकाला जाए देश से। ये ताकतवर नहीं है, बहुत कमजोर कड़ी है, बस हम मजबूत नहीं हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो गलती करी वो द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं करनी चाहिए। और उस समय सुभाष चंद्र बोस जी का बड़ा गजब का नाम होता है। हर एक भारतीय उनके साथ खड़ा होता है, पूरा देश जुड़ जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी से बोलते हैं कि तुम मेरे बिगड़े हुए बेटे हो और अगर तुम्हारे तौर तरीकों से देश को आजादी मिलती है तो सबसे पहले पीठ थपथपाने मैं ही आऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, मैं अहिंसा के खिलाफ हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि अच्छी बात है, आप अहिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन 1914 में आपने मदद करी थी ब्रिटिशर्स की और आपने अपने तौर तरीके भी अपनाए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हीं तौर तरीकों से इस बार भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस बार हमें कुछ भी करके युद्ध करना होगा। ये धरती खून मांग रही है, लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं। फिर साल आता है 1939 का। इसमें सबसे विवादित कांग्रेस का सेशन हुआ, इलेक्शन होते हैं और उस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में बहुत पॉपुलर थे। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं, दूसरी तरफ पटाभी सीतारमैया खड़े होते हैं। पटाभी सीतारमैया जी गांधी जी के कैंडिडेट होते हैं और गांधी जी बोलते हैं कि सीतारमैया बस सिर्फ खड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन हार जाते हैं पटाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस जी 201 वोट से जीतते हैं। इस समय महात्मा गांधी जी को बहुत बड़ा झटका लगता है, इसलिए कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से सहमत नहीं थे। उधर सुभाष चंद्र बोस जी का भी सेल्फ रेस्पेक्ट और देश की भलाई सबसे आगे है। कहते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, लेकिन ये नहीं कि महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के रिश्ते खराब थे। सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी जी ही पॉलिटिक्स में लेके आए थे और सुभाष चंद्र बोस जी भी बहुत प्रभावित थे महात्मा गांधी जी से। और महात्मा गांधी जी जहाँ जहाँ भी रैली में जाते थे, वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी भी साथ जाते थे और देखते थे कि पूरा का पूरा जन सैलाब महात्मा गांधी जी की बात सुन रहा है। हर एक इंसान महात्मा गांधी जी के साथ है। बहुत कुछ सीखा और गांधी जी को देखकर सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा सोचते थे कि एक दुबला पतला आदमी, तन पर एक कपड़ा और लकड़ी के सहारे पूरे देश को अपने पीछे साथ लेके घूम रहा है। ये उनकी महानता ही है।
6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस जी ही ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता घोषित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, दोनों की विचारधारा थोड़ी अलग थी। बस एक बात और बताते हैं आपको, सुभाष चंद्र बोस जी जो है मुस्लिम हिंदू से बहुत ऊपर थे। वो मानते थे कि हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, और कांग्रेस जो फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है मुस्लिम लीग पर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता ही सबसे बड़ी है और कोई भी इसे बांट नहीं सकता, ये सब बकवास है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी खुद देख चुके होते हैं बचपन से, और उनकी आजाद हिंद फौज में अधिकतर मुस्लिम ही होते हैं। एक बार की बात है, जब सुभाष चंद्र बोस जी रंगून में थे, भाषण दे रहे थे। देखो, अगर आर्मी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि देश का हर एक इंसान आर्मी ज्वाइन करे, कुछ सहयोग करे। तो उस समय उस भीड़ से एक इंसान खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं आपको करोड़ों की संपत्ति दे रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि फिर आप खाओगे क्या? आपके बीवी बच्चे भी हैं। वो इंसान बोलता है कि मेरे बीवी बच्चे सब आपकी फौज में काम करेंगे, और वो इंसान मुस्लिम होता है। इसलिए तो सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि आप क्यों मुस्लिम लीग पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वो लोग तो भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये बात नहीं समझी। जब देश का बंटवारा हो रहा होता है, तब महात्मा गांधी जी यही बात बोलते हैं कि अगर आज सुभाष चंद्र बोस जी होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। वही एक इंसान थे जो बंटवारे को रोक सकते थे, क्योंकि उनकी आवाज को हिंदू मुस्लिम सब सुनते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि 1945 में प्लेन क्रैश हो गया, वरना निश्चित ही सुभाष चंद्र बोस जी देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर होते और आज एक अलग ही भारत होता। हम बहुत आगे आ गए हैं। हम बात कर रहे थे 1939 की, जब सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट का पद छोड़ देते हैं। तो उस समय काफी कांग्रेस पार्टी के लीडर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थे। क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की तबीयत खराब हो जाती है और खराब तबीयत के चलते ब्रिटिशर्स उनको छोड़ देते हैं, ये कहकर कि बाद में अरेस्ट कर लेंगे। और इस दौरान सुभाष चंद्र बोस जी को बढ़िया मौका मिल जाता है। 1941 रात के 1:30 बजे पठान का भेष धारण करके भाग जाते हैं। उनके भाई उनकी मदद करते हैं। पहले जाते हैं अफगानिस्तान, फिर रसिया जाते हैं। रसिया में जाकर सब स्टालिन से मिलते हैं और मदद मांगते हैं, और दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। पहले तो मना कर देता है रसिया, लेकिन बाद में रसिया जर्मनी जाने में मदद करता है सुभाष चंद्र बोस जी की। फिर जर्मनी जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और वहां पर उनकी मुलाकात होती है हिटलर से। हिटलर जैसा नेता जिससे पूरी दुनिया कांप रही होती है, जर्मनी टॉप पर होता है, और हिटलर पहले तो नहीं मानता, लेकिन बाद में सपोर्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस उस समय इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज करने में लग जाते हैं। बोलते हैं कि अब आजाद हिंद फौज बनाने का समय आ गया है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, आपको पता है क्या होता है? जब दो देश आपस में लड़ते हैं, जो देश हार जाता है उनके सोल्जर्स को एज ए प्रिजनर्स, कैदियों के तौर पर रखा जाता है। उनको कहा जाता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ब्रिटिशर्स में अधिकांश इंडियन ही थे, और जर्मनी ने पूरे यूरोप को ही जीत लिया था। लगभग तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियन कैदी होते हैं। सुभाष चंद्र बोस सबको लेके आते हैं, उनको सारी बात समझाते हैं कि कैसे भारत को आजाद करने के लिए आजाद हिंद फौज बनाएंगे। उसके बाद बर्लिन रेडियो से आजाद हिंद रेडियो में सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं, क्योंकि जब भारत छोड़ के चले जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहाँ गए हैं। सबको बड़ा धक्का लगता है, और कांग्रेस को भी धक्का लगता है। लेकिन जब बर्लिन से रेडियो पर बोलते हैं कि मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस और मैं जिंदा हूँ, ये सुनकर हर एक भारतीयों की आंखों से आंसू गिरते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। उनकी माँ भी रोने लगती है, कहती है कि मेरा वीर बेटा जिंदा है। पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाते हैं, जिसकी हेड लक्ष्मी स्वामीनाथन होती है। ये बहुत महान काम होता है, क्योंकि वो लेडीज रेजिमेंट होती है और वहाँ पर लेडीज सोल्जर ही होती हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ये मानते हैं कि देश को आजाद करने के लिए कुछ भी करना पड़े, हर एक इंसान को आगे आना चाहिए। अब जर्मनी से तो सुभाष चंद्र बोस जी लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनको जापान जाना था। वैसे भी बर्लिन थोड़ा खटक रहा था सुभाष चंद्र बोस जी को, लेकिन जापान उनको ऐसे ट्रीट करता है जैसे उनके भाई हों। जापान से हमारे आज भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा मदद की जाती है। नेशनल इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। नेशनल इंडियन आर्मी जापान के रास्ते होकर म्यांमार होते हुए, कोहिमा होते हुए इम्फाल पहुंची, और वहां पर जापानीज आर्मी बुरी तरह हारती है।
आजाद हिंद फौज भी हार जाती है ब्रिटिशर्स से और आजाद हिंद फौज की तरफ से जिन सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी थी उन पर ट्रायल होते हैं। शाहनवाज हुसैन, गुरबाज सिंह ढिल्लो और पीके सहगल, ये तीनों लोग जो लीड कर रहे थे आजाद हिंद फौज को, उन पर ट्रायल होता है 1946 को लाल किले पर। अब क्या होता है कि इन सोल्जर्स पर ट्रायल को देखकर लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और अंग्रेजों को ये पता चल जाता है कि अब दाल नहीं गलने वाली उनकी भारत में। सारे इंडिया के सोल्जर्स रिवोल्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि अब हम लड़ेंगे नहीं, ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। ये सब देखकर अंग्रेजों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद अंग्रेजों से कुछ संभल नहीं रहा होता है। फाइनली जाने की सोच लेते हैं। तो हमें आजादी सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से ही मिली थी और ये बात हर कोई मानता है, क्योंकि अगर किसी देश की आर्मी रिवोल्ट कर देती है तो समझ लो अनस्टेबिलिटी आना पक्का है। आप कंडीशन संभाल ही नहीं पाओगे, फिर चाहे लोग अच्छे हों या लीडर अच्छे हों, कुछ नहीं हो सकता। किसी भी देश का डिफेंस फोर्स सबसे बड़ी होती है। बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 में ताइवान में प्लेन क्रैश की वजह से सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनकी डेथ पर 2 कमीशंस बैठाई जाती हैं। एक होती है 1955 में शाहनाज कमीशन और दूसरी 1970 में खोसला कमीशन। वो जस्टिफाई करती हैं कि उनकी डेथ 30 डिग्री बर्न्स से हुई थी। प्लेन क्रैश होता है उस समय पूरी तरह जल जाते हैं और उनको 30 डिग्री बर्न्स आए हुए होते हैं। और वहीं 1970 में घोसला कमीशन भी यही कहती है। लेकिन जब मुखर्जी कमीशन 1999 में बैठाते हैं, जो 2005 में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और वो ये बोलती है कि ये सब गलत है, सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई ही नहीं थी। गलती क्या होती है कि घोसला कमीशन और शाहनवाज कमीशन ने ताइवान को कभी कांटेक्ट नहीं किया होता है और उनसे पूछा ही नहीं। लेकिन मुखर्जी कमीशन जो है वो ताइवान से पूछताछ करती है और ताइवान जवाब देता है कि 18 अगस्त 1945 को कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। ये सब सुनकर सबके दिमाग खराब हो जाते हैं। तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को आजाद करवाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की होती है। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, जो है नहीं। अनसन हीरो बोला जाता है उनको। ब्रिटिशर्स का भी यही मानना है कि सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से ही हम इंडिया छोड़कर भागे, वरना भागते नहीं। और ये तो तब की बात है जब उनकी डेथ हो गई थी। अगर सोचो सुभाष चंद्र बोस जी वापस भारत आते तो क्या होता। हमने सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी को पूरा पढ़ा है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।